प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के तीसरे टर्म का आज बजट का हम सबको जो आनंद आया, मैं भी महसूस कर रहा हूं इस बात को कि माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा दिया गया ये बजट जो लगातार भारत सरकार का 8वां बजट है और खासकर इस बजट के संदर्भ में जो समूचे मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो हमने भी अपने बजट में गरीब, महिला, युवा, किसान, इसी तरह से हमने बजट की पिछले समय में भी नीति आयोग के मित्रों के साथ में भी 3 नीतियां तो हमने अपने सरकार के कैबिनेट के माध्यम से उसका मूल भाव लेके हमने कर दी थी। ये क्या हो रहा है? अरे भाई क्या हो रहा है? अब तो मैं मान के चलता हूं कि समग्र रूप से सरकार के द्वारा जो भावना व्यक्त की माननीय मोदी जी के द्वारा, ये समूचे देश के लिए भी और खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी और ज्यादा हितकारी है। क्योंकि जैसे कृषि की अगर बात कहें तो 100 से ज्यादा जिलों में पीएम धन धान्य योजना जो बात कही है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था वैसे भी कृषि प्रधान है और ऐसे में हमारा 56% से ज्यादा कृषि का योगदान और हमारा तो ये धान का कटोरा खास करके सभी संदर्भों में, गेहूं भी हमारे जहां से सबसे ज्यादा एक तरह से कंट्रीब्यूशन में हमारा अपना पिछले सालों से रिकॉर्ड चल रहा है। अब दलहन भी है, तिलहन भी है, श्री अन्न भी है। सब क्षेत्रों में समान रूप से मध्य प्रदेश ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और सिंचाई का रकबा भी चूंकि 48 लाख हेक्टेयर का हमारा है और हमने टारगेट लिया कि 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक हम इसको ले जाएंगे। तो ऐसे में कृषि के क्षेत्र के लिए मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जिसके 2 और कारण से भी किसान क्रेडिट कार्ड की भी जो सीमा बढ़ी है, 3 लाख के बजाय 5 लाख की जो सीमा हुई है, ये हमारे सभी प्रकार के किसानों के लिए भी बहुत हितकारी रहेगी। एमएसएमई में भी 15.90 लाख एमएसएमई पंजीकृत है, जिसमें 43 लाख लोग रोजगार पा रहे हैं और अब जो इसकी क्रेडिट गारंटी को भी 5 करोड़ से 10 करोड़ करने का जो निर्णय किया है, इसका है पिछले समय से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमने ऑलरेडी की हुई है और इस साल को तो उद्योग वर्ष के रूप में ही हमने डिक्लेयर किया है। 24-25 फरवरी को खास करके ये मान के चलो कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है, उसका लिए हमारे लिए ये एक तरह से नया बूस्टअप का काम करेगा। वर्तमान का बजट जिसके माध्यम से नए उद्योगपतियों को 2 करोड़ तक का कर्ज का प्रावधान किया गया है, स्टार्टअप को भी 10 से बढ़ाकर 20 करोड़ किया है, 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋण की गारंटी का शुल्क को 1% कम किया है, उद्यम पोर्टल पे भी 5 लाख की सीमा वाले को लिए विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ है। जल जीवन मिशन भी इसी प्रकार से लाभकारी है। हमारे यहाँ 2028 तक जल जीवन को जो जोड़ा है, जिसके माध्यम से 36 लाख से ज्यादा लोगों को हम भी इस दायरे में लेकर के मध्य प्रदेश को 100% तक ले जाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा के भी इसी प्रकार से हमारे जो 2047 तक का 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा है, उसमें मध्य प्रदेश की अपनी बड़ी भूमिका रहेगी। मैं मान के चलता हूं कि कई सारे ऐसे सेक्टर जिस पे काफी देर तक मैं बात कर सकता हूं, टूरिज्म का है, हमारे गरीब कल्याण का भी इसी प्रकार से है, प्रधानमंत्री आवास में भी हमने नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जो स्कूल, हॉस्पिटल, आकांक्षी जिला, खास करके पूंजीगत सहायता 1.5 लाख करोड़ से निरंतर रखने का जो निर्णय किया है, इसमें प्रदेश को 12,000 करोड़ का ब्याज रहित ऋण भी प्राप्त हो सकेगा। ये बड़ा हमारे लिए हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी भूमिका रहेगी। 12 लाख स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित कराने का, ये खास करके उच्च ब्याज दर वाले अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणों से राहत पहुंचाने का पीएम स्वनिधि का भी लाभ हमको मिलने वाला है। मैं मान के चलता हूं कि विकास केंद्रों के रूप में शहरों के भी सृजनात्मक विकास को लेकर के जो निर्णय हुआ है, ये हमारे
जो हमने मोटे तौर पे कल्पना की, जो बड़े महानगर जैसे हमारे शहर है, खास करके इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उनको 4 आसपास के जिलों से मिलाते हुए जो वृहद योजना पे हम काम कर रहे हैं, उसका लाभ भी इसमें मिलेगा। जैसे इंदौर के पास उज्जैन, देवास और धार, इसी प्रकार से राजधानी वृहद परियोजना में हम भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन इनको जोड़ करके इसका प्लान कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि एक खासकर हमने भी अच्छे से तैयारी की है। इसी प्रकार से स्नातक स्नातकोत्तर चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या भी हमने जो बढ़ाई है, उस बढ़ी हुई संख्या में लगभग 17 हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लगभग 30 मेडिकल कॉलेज आज हमारे प्रदेश में विद्यमान है, जिनका लाभ मिल रहा है। और भविष्य में 2 साल के अंदर लगभग हम वापस अपने स्तर पर 25 मेडिकल कॉलेज फिर ला रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये जो मेडिकल को लेकर के जो 75,000 सीटों का प्लान किया है आगामी 5 वर्ष के लिए, एक तरह से मेडिकल चिकित्सा का और मेडिकल का ये हब बन जाएगा मध्य प्रदेश। इसी प्रकार से जिला चिकित्सालयों में डे केयर कैंसर केंद्रों की बात कही है, तो चूंकि मेडिकल कॉलेज ही हमारे लगभग 52 हो जाएंगे प्रदेश भर में, कुल 55 जिले हमारे सरकारी है, तो स्वाभाविक रूप से उसका बड़ा लाभ हमको मिलेगा। हम ये एक योजना पे और बारीकी से ध्यान दे रहे हैं और खास करके निर्यात को लेकर भी वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय संयुक्त रूप से हमारे लिए निर्यात ऋण तक और जिस प्रकार से अभी वर्तमान का औद्योगिकरण का हमने वातावरण बनाया हुआ है, उसका लाभ इस बजट से हम काफी अच्छे ढंग से लेने वाले हैं। मुझे इस बात का गर्व है, बहुत कम राज्य सरकारें होगी जिनने एक तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की मूल भावना जो ज्ञान के रूप में से आ रही है, गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता किसान, एक तरह से चारों सेक्टर को लेकर के हमने विधिवत प्लान किया है और 3 की नीतियां हमने कैबिनेट से अप्रूव करा ली है और किसान की नीतियां भी इसी माह होने वाली। जब तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी उसके पहले किसान आधारित नीतियों को भी हम अपने सरकार के प्रमुख एजेंडे में लेकर आएंगे। मित्रों, आज एक और बड़ा कारण है, मैं जापान से यहीं दिल्ली में उतरा हूं और जापान स्वाभाविक रूप से हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था वर्तमान में है। 4थे नंबर पे जर्मनी और इंग्लैंड हम पहले होकर के आए थे, इंग्लैंड को हमने बीट किया है। 5वें नंबर पे भारत आया है। जर्मनी के बाद जापान, ऐसी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। ऐसे में आज वैश्विक परिदृश्य में यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो जापान के साथ पिछले लंबे समय तक, वैसे तो मैं ये मान के चलता हूं कि मोदी जी का विजन है कि जब वो सीएम थे तब भी उन्होंने जापान में अपने दौरे करते हुए जापान से सहज रूप से भारत के साथ व्यापार व्यवसाय के संबंध बढ़े, इस दिशा में उन्होंने काफी ध्यान दिया है। और सभी प्रधानमंत्रियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हम भी जब आज 4 दिन की यात्रा के पास आ रहा हूं तो मान के चलूंगा कि जहां जैसे टोक्यो, ओसाका, जहां हमने रोड शो किए, संपर्क किया, हर स्थान पर बड़े पैमाने पर जापान के साथ निवेश की सभी क्षेत्रों में बड़ी संभावना है। बड़े स्थान पर कई सारी कंपनियां जैसे ब्रिजस्टोन, जो ऑलरेडी हमारे साथ विश्व स्तरीय टायर उत्पादन में उनका अपना स्थान है, वो पीथमपुर में हमारे साथ काम कर रही है। लेकिन एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट का उन्होंने आश्वासन दिया है। पैनासोनिक जैसे दिग्गज कंपनियां हैं, एनएसके, सानोहो, कामुत्सुई इत्यादि जापानी कंपनियां जो ऑटोमोटिव और मशीनरी क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वहां न केवल प्राइवेट कंपनियां बल्कि गवर्नर के लेवल पे भी, टोक्यो की गवर्नर श्रीमती यूरिको कोइके के साथ हमारी ऐतिहासिक बैठक हुई, जिसके माध्यम से टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट की विशेषज्ञता का लाभ भी मध्य प्रदेश सरकार को मिलेगा। इस दिशा में हमने उनके साथ भी मीटिंग की और वो अत्यंत प्रसन्नता के साथ मध्य प्रदेश से जुड़ करके बात कर रही है। उनने हमको निमंत्रण भी दिया है कि एक उनके यहाँ इन्वेस्टर समिट टाइप का कार्यक्रम हो रहा है, तो आप अपने दल को भेजिए। आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ गवर्नर मतलब एक तरह से जैसे हमारे यहाँ
सीएम अपनी सरकार चलाते हैं, मोटे तौर पर वहां की परंपरा में गवर्नर वो इलेक्टेड होते हैं, आम जनता उनको चुनती है, तो स्वाभाविक रूप से वो लोकल सरकार की तरह, सरकार के मुखिया की तरह काम करते हैं। और एक खास बात ये भी है कि टोक्यो की विश्व की सबसे विकसित महानगरीय अर्थव्यवस्था में से एक है, जिसके अकेले उसकी सकल घरेलू उत्पाद $1 ट्रिलियन का टोक्यो का है। अर्थात उनकी आर्थिक ताकत बताने का प्रयास कर रहा हूं, आपको शायद ध्यान में आएगा। उनके साथ हमने इंदौर, भोपाल में मेट्रो रेल प्रौद्योगिकी, स्मार्ट सिटी समाधान, जल प्रबंधन, कचरा प्रबंधन से लेकर के कई सारे क्षेत्र में, और खास करके मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट की विशेषज्ञता का लाभ भी हमको मिले, इस दिशा में हमने काम किया है। टोक्यो के विकास मॉडल पर भी विस्तार से बात हमने कही है। जापान के विदेश मंत्रालय में उच्च स्तरीय वार्ता हुई, जिसमें उनके उपमंत्री श्रीमान हिसाशी मात्सुमोतो के साथ हमारी बैठक हुई, जिनने अपनी विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति को लेकर के बात कही और जापानी निवेश को सुगम बनाने के लिए विशेष रूप से व्यापार मिशन का आदान प्रदान, कौशल विकास में जापानी विशेषज्ञता की भागीदारी, जापान मध्य प्रदेश औद्योगिक सहयोग फोरम की स्थापना इत्यादि प्रस्तावों पर विस्तार से उनके साथ बात हुई। मैं एक और जानकारी देना चाहूंगा, जापान में बुनियादी ढांचा के विकास को सर्वोच्च निकाय है, जिसके मंत्री यासुशी फुरुकावा के साथ में भी हमने कई निर्णय लिए हैं, जिसमें हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी संभावनाओं पर अध्ययन करने के लिए हमने आपस में बात की है। स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम के लिए भी, लॉजिस्टिक में भी जापानी मॉडल को अपनाने पर हमारी आपस में बात हुई है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेष सहयोग के आधार पर प्रदेश के सतत विकास को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा। जेट्रो के अध्यक्ष श्रीमान सुसुमु काताओका के साथ भी बैठक में व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने की बात हुई। जेट्रो अपने आप में एक बड़ी, उनकी अपनी व्यापार व्यवसाय की जापानी कंपनियों को लेकर के एक बड़ा फोरम है, जिसके आधार पर व्यापार व्यवसाय की जायका का भी इसी प्रकार से हमको जायका के उपाध्यक्ष श्री सोहेई हारा के साथ विकास परियोजना पर विस्तार से बात हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, श्री हारा ने बताया गर्व के साथ कि मुझे लंबा समय पहले भारत के साथ अपने उनने कार्यकाल में बिताया है, इसलिए उनकी आत्मीय यादें भी जुड़ी हुई है। और उनने कहा सिल्क उत्पादन, स्वास्थ्य परियोजना, बिजली पारेषण, ऐसे में जायका बड़ी योगदान दे सकता है। हमने भी उनसे इंदौर उज्जैन के शहरी परिवहन, जापानी औद्योगिक पार्क, जल संरक्षण, शहरी नवीनीकरण, कौशल विकास, कृषि तकनीक, ऐसी कई नई परियोजनाओं पर लेकर के विस्तार से बात कही है, जिसके बारे में हमको उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इस पे आपके साथ काम करेंगे। टोयोटा बड़ी मोटर कारपोरेशन है, उसने भी भविष्य में एमपी के साथ जुड़ने के लिए, जैसे हमने कहा कि मध्य प्रदेश में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स की उपलब्धता है और ईवी का भी मैन्युफैक्चरिंग हब हमारा अपना मध्य प्रदेश बन रहा है, तो बड़े पैमाने पे टोयोटा के साथ भी ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन बनाने के लिए टोयोटा कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से काफी अच्छी बात की है। उसके तोशियुकी नकाहारा डिपार्टमेंट जनरल मैनेजर ने विस्तार से हमारे साथ बात की, जिसमें भविष्य की संभावना, जैसे ब्रिज स्टोन के बारे में मैंने बताया, ये बड़ी टायर कंपनी है और उसके वैश्विक सीईओ श्री सुइची इशिबाशी ने हमारे साथ मीटिंग की है और नई उत्पादन लाइन, R&D सेंटर, कौशल विकास और न केवल रोजगार सृजन बल्कि ऑटोमोटिव सेक्टर के पूरे इकोसिस्टम को वो मजबूत करने के लिए हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। सिस्मैक्स के साथ भी जापान की मेडिकल टेक्नोलॉजी वाली कंपनी के साथ में विस्तार से बात हुई है। जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिस्मैक जो एशिया पैसिफिक में मजबूत उपस्थिति रखता है और भारत में तो 93 से काम कर रहा है और मध्य प्रदेश के सभी शासकीय हॉस्पिटल में विभिन्न प्रकार की जांच में इसकी बड़ी भूमिका है। और उन्होंने कहा कि हम अपने आपके मध्य प्रदेश के मेडिकल डिवाइस पार्क में अपनी यूनिट लगाने को तैयार है, ताकि उनकी बनी हुई मशीनें वो पूरे देश में भी और देश के साथ एशिया और दक्षिण एशिया में भी वो वहां से सप्लाई करेंगे, ऐसा उनका बड़ा प्लान बना है।
पैनासोनिक एनर्जी के साथ में भी हमने मीटिंग की है और पैनासोनिक एनर्जी के कार्यकारी अध्यक्ष उनने विस्तार से बात कही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पैनासोनिक उनने अपने वैश्विक मॉडल पर भविष्य की संभावना वाले राज्यों में से और भविष्य की संभावना वाला देश उनने कहा कि यद्यपि हमारा यूरोप से लेकर विश्व के सभी देशों के साथ संबंध है, लेकिन अब भारत हमारी प्राथमिकता में और भारत के साथ मध्य प्रदेश उनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता है, जिसके पास पर्याप्त लैंड बैंक है, पर्याप्त एनर्जी है, सरप्लस एनर्जी है और लोगों का और बाकी एक उद्योग को बढ़ाने के लिए जो अनुकूलता होना चाहिए, लेबर प्रॉब्लम वगैरह ऐसा कोई होती नहीं है और काफी अच्छी बौद्धिक क्षमता के लोग हैं, तो इससे जुड़ेंगे। एक खास बात और बताना चाहूंगा, यूनिक्लो के चेयरमैन ये जापान के सबसे धनी व्यक्ति हैं और इनकी फास्ट रिटेलिंग के चेयरमैन तदाशी यात्री ये हमारे लिए थोड़ा अपने लिए विशेष समय निकाल कर भी आए और खास करके उन्होंने इतने बड़ी व्यक्ति, हम एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में 40 मिनट वेट करके वो गए और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके रेडीमेड के मामले में और खासकर कपास की खेती को लेकर के तो नैनो टेक्नोलॉजी, उन्नत सामग्री, तकनीकी वस्त्रों के निर्माण तक ऐसे कई सेक्टर में बड़े पैमाने पे वो निवेश कर रहे हैं और एक कंपनी को और भी ला रहे हैं। उस कंपनी के बारे में जब हमने कहा कि वो कंपनी एनर्जी सेक्टर में भी जाती है तो उन्होंने कहा आप अब एनर्जी की बात मत करो, केवल कपास, किसान और रेडीमेड गारमेंट्स में आप आइए। तो ये उनका रुचि बताती है कि उनने काफी अच्छा होमवर्क भी किया है और उनने कहा कि मैं इसके माध्यम से हमारी जो कंपनी दुनिया भर में, आपकी जानकारी के लिए मैं फोर्ब्स और इनकी सारी सूची में वो नंबर 1 पे आते हैं, ऐसे में बड़ा नाम उनका है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एबारो कॉर्पोरेशन, नितोरी होल्डिंग्स, नाम तो बहुत सारे हैं, मैं भी आपको इतनी सारी चर्चा के बीच में काफी होमवर्क हुआ है, मैं मान के चलूंगा। लेकिन जापान बिजनेस फेडरेशन से लगा करके टेक्नो क्राफ्ट लिमिटेड, टोक्यो इंटरेक्टिव सेशन, लगातार हमने मेडिकल डिवाइस और याको गावा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन से लगाकर इन सबसे रणनीतिक आधार पर व्यापार व्यवसाय की बड़ी संभावना पे हमने काम किया है, जिसमें खास करके जैसे किटामुरा केमिकल्स, ये रसायन उद्योग में बड़ी उन्हें संभावना दिखाई है। निप्पाई कोई इंजीनियरिंग में, एप्सन इलेक्ट्रॉनिक्स में, मित्सुई ऊर्जा में रसायन में, हिताची विद्युत उपकरण में, नोकिया आईटी में हार्डवेयर में, सुमितोवा वित्त में, सोजिट्स इंजीनियरिंग में, यासुदा लॉजिस्टिक्स में, जापान लॉजिस्टिक्स में, ऐसी कई कंपनियां बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश के साथ जुड़ना चाह रही है और इन सबको निमंत्रण दिया है हमने 4 दिन की इस यात्रा में। एक तरफ हमने व्यापार व्यवसाय की बात भी की तो दूसरी तरफ यूनेस्को के माध्यम से जो एक विरासत है क्योटो में, जिसमें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं भी गए थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ में, वो उस स्थान पे जाकर हमने देखा तो बौद्ध धर्म के साथ हमारी प्राचीन विरासत की कई प्रतिमाओं के भी दर्शन करने का मौका मिला, जहां हमको अपने कौरव पांडव के समय के कई महापुरुषों के नाम के साथ संस्कृत के नाम में उनकी प्रतिमा भी दिखाई दी, जिसमें गणेश जी से लगा करके हमारे सरस्वती माता भी है और सूर्यनारायण देवता से लगा करके अलग अलग प्रकार के सारे 28 से ज्यादा देवी देवताओं को सीधे सीधे जुड़ करके देखते हुए, और ये गर्व की बात है कि उनके सबके नाम के साथ संस्कृत का नाम भी और वो प्रतिमाओं को उन्हें उसी सम्मान के साथ बहुत अच्छे से सबके साथ रखा है। तो हमको इस बात का भी आनंद है कि वो हमारे लिए बौद्धिक दृष्टि से भी और बुद्ध टूरिज्म बढ़ाने की दृष्टि से भी जापान से एक विशेष संबंध आता है, जिसमें सम्राट अशोक की जब बात आती तो वो सहजता के साथ सांची स्तूप की बात भी करते हैं। सांची है, बाद में अशोक 10 साल गवर्नर उज्जैन में रहे तो वो उसकी याद दिलाते हैं। अब उस समय महाकात्यायन चंड प्रद्योत के प्रधानमंत्री जो बाद में बौद्ध भिक्षु बने, बड़ा नाम था, उनके जीवन की बातें भी वो करते हैं। तो एक तरह से अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ को लाने का भी एक बड़ा मौका मिलता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने अपने जब जापान में गए तो प्रवासी भारतीयों के साथ भी टोक्यो में
इंपीरियल होटल में बढ़िया अच्छा उनके साथ में काफी विस्तार से बातें भी हुई और मध्य प्रदेश के मित्रों से भी संवाद हुआ है। हमारे अपने वहां के प्रवासी भारतीय भी काफी अच्छी जापान में भूमिका बनाते हैं और वो भी आकर के निवेश करने के लिए हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। टोक्यो, ओसाका में रोड शो, जापानी उद्योग जगत के साथ मध्य प्रदेश में विकास की संभावनाओं पर गहरे रुचि दिखाते हुए सभी मित्रों ने संकल्प किया कि वो जापान में भी काम करेंगे और मध्य प्रदेश में भी करेंगे और साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए भी हमने निमंत्रण दिया और अधिकांश लोगों ने आने की अपनी स्वीकृति भी दी। मैं मान के चलता हूं कि आने वाले समय में जो जिस प्रकार से ये हमारा संबंध बना है, ऐसे कई मित्रों ने कहा कि वहां पे भी एक्सपो होने वाला है तो आप अपने दल को भी राज्य से भेजिए। तो हम तैयारी कर रहे हैं कि हम वहां पे अपने लिए भेजें। हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी 4 प्रमुख विभागीय सम्मेलन हम करने वाले हैं, जिसमें खास करके विभागीय समिट में आईटी, एनर्जी, टूरिज्म, एमएसएमई, विशेष प्रवासी सत्र, सेक्टोरल सेशन, बायर सेलर मीट इत्यादि होने वाली है। ऑटो और टेक्सटाइल एक्सपो के साथ नवीन तकनीक का प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। तैयारी राज्य स्तर पे काफी अच्छी हम कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो एक तरह से चारों क्षेत्रों से ग्वालियर, चंबल, महाकौशल, विंध्य, मालवा, निमाड़ और मध्य भारत, इस चारों क्षेत्रों से पर्याप्त रूप से हमारे प्रदेश के अंदर ये निवेश का जो मौका मिलेगा वो पूरे तौर पे राज्य के हितकारी रहे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इसी को पूरा करने के लिए आपकी जानकारी के लिए मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, कोयम्बटूर, कलकत्ता में हम इसके रोड शो कर चुके हैं और उसी सिलसिले में यूके, जर्मनी के बाद अभी जापान की हमारी यात्रा रही है। हर जगह से जो रिस्पांस आया वो बहुत अच्छा आया है। मैं मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से हमने तैयारी की है निश्चित रूप से उसका लाभ हमको मिलेगा। मुख्यमंत्री जी, आपने अभी जब हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समय आ गया है तो अब विस्तार से बात तो उसी समिट के समय होगी। जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी उसके बारे में हमने पहले आंकड़े दिए थे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो 7 हुई है, जिसमें खास करके ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, नर्मदापुरम, उज्जैन और शहडोल, और 7 में लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, 4 लाख से ज्यादा निवेश के उस समय हमको एक तरह से ये आश्वासन मिले थे और इस पर हमने काम भी किया है। लेकिन चूंकि ग्लोबल अब होने वाली है तो ये सारी बातों का अब वहीं की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को विस्तार से ग्लोबल समिट्स में बताएंगे। जैसे भारत सरकार ने पहले बिल्कुल बड़ी बात है कि हमारे लिए मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है ये सभी व्यापारी घरानों को सबको मालूम भी है। जो भारत में जुड़ रहा है या भारत के साथ साथ एशिया के भी कई सारे देशों के साथ जो भौगोलिक रूप से जुड़ना चाहते हैं या पोर्ट से, कार्गो से, कई कारण से वो अपने उत्पाद को पूरे देश या बाकी दुनिया में सप्लाई करना चाहते तो मध्य प्रदेश की तरफ बहुत आशा भरी निगाह से भी देखते हैं। हमारा पर्याप्त लैंड बैंक, भौगोलिक स्थिति, जब हमारे पास रेल से, रोड से, एयर कनेक्टिविटी से सब प्रकार के संसाधन इतने अच्छे हैं कि कोई भी व्यापार घराने को जो बेसिक नीड है वो वहां सब मिलती है। तो ऐसे में सबने तैयारी की थी, इसी आधार पर बात कर। जब आपने जापान यात्रा के दौरान आपने ये जो दो बातें एक साथ तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, एक अलग अलग बातें हैं। एक तो हमने ये स्थान बदला है, अभी तक इंदौर होती थी, अब हमने भोपाल में किया है।
और दूसरी बड़ी बात है कि हमने अपने पूरे प्रदेश के सभी संभाग केंद्रों को पूरे वर्ष में लगातार उनका मौका देते हुए अपने देश और देश के बाहर के या अंदर राज्य के लोगों को मौका दे करके हमारी निवेश पॉलिसियों के आधार पर निवेश करने के लिए प्रेरित किया। भोपाल में पहली बार ग्लोबल हम कर रहे हैं, तो एक तरह से राजधानी में होना ये सौभाग्य की बात भी है। और जिस ढंग के रिस्पांस मिल रहे हैं, एक तरह से एक दिन कोई कार्यक्रम करता है 1-2 साल 3 साल में तो गैप हो जाता है, लेकिन सतत रूप से जब आप काम करते हो तो पूरा एक एटमॉस्फेयर बन जाता है और उसका लाभ हमको मिल रहा है। इसमें लोगों का इंटरेस्ट भी दिख रहा है। औद्योगिक घरानों में से कई सारे लोग अब हमारे कोई भी रोड शो, इन्वेस्टर से संबंधित कोई कार्यक्रम करते हैं तो सहज रूप से जितने लोग हम अपेक्षा करते हैं उससे ज्यादा लोग वहां हमको मिलते हैं। इसका मतलब है कि अपने आप में अंडर करंट एक सकारात्मक माहौल बना है। तो मैं इसलिए स्वाभाविक रूप से बैठा हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद मुंबई के लिए बुलेट ट्रेन की बात कही है। ये बात सही है कि हमारे यहाँ भी जो मेट्रो ट्रेन के जो प्रोजेक्ट हैं जिसपे हम काम कर रहे हैं, तो अब आने वाले समय में इसमें और क्या क्या सुधार हो सकता है, कैसे बढ़ना चाहिए, तो ऐसे में हम इन कंपनियों से बात भी कर रहे हैं कि अब कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो कैसे बढ़ सकते हैं। भारत सरकार के मार्गदर्शन में हम जैसा जैसा वो बताते जाएंगे वैसे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको सबको दर्द है कि हमारे गांव खाली हो गए, आबादी अब अधिकांश शहर में आ गई है। उनके यहाँ एक ये शहरीकरण का एक बड़ा माहौल बना है, तो गांव के अंदर एक थोड़ा सा अभी हमारे गांव अलग टाइप के हैं और उनके गांव में ऐसे थोड़ा सा औद्योगिकरण से वो इस चीज की कमी महसूस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो स्किल डेवलपमेंट के आधार पर आप जापानी भाषा सिखा दोगे तो हम आपके यहाँ के लोगों को रोजगार की दृष्टि से भी, जैसा हमारे यहाँ उन्नत खेती करने की आदत पड़ गई है, तो ऐसे जापान के भी बड़े बड़े खेत दे सकते हैं किराए पे। ऐसे कई सारे प्रकार से उनने अपने मध्य प्रदेश के साथ भविष्य में, क्योंकि आबादी हमारे पास सरप्लस है, युवाओं की संख्या सरप्लस है और सब प्रकार के लोग हैं, अच्छी बौद्धिक क्षमता वाले आईटी वाले विद्यार्थी भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के भी विद्यार्थी हैं, तो हमारे पास मिडिल और प्राइमरी के विद्यार्थी भी हमारे पास रोजगार के लेकर के ऐसे परस्पर एक दूसरे को क्या क्या कर सकते हैं उस सब पे बात। की जानकारी के लिए कि अभी हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी 2 शहरों में तो हमने आईटी के पार्क का भूमि पूजन भी कर दिया, रीवा और उज्जैन, जहां हमारे काम भी चालू हो गए। और जानकारी के लिए बता दूं कि 90% बुकिंग हो गई और ऐसा लग रहा है कि 1-8-2 महीने फिर वापस सेकंड पार्ट का भूमि पूजन करना पड़ेगा। हमने आईटी से लगा करके 25 अलग अलग मंत्रालय की अच्छी पॉलिसियां अनाउंस की है। उसमें डेटा सेंटर से लेकर के सभी प्रकार की बड़ी स्कोप पूरे प्रदेश में आ रही है। तो ये मान के चलें कि डाटा सेंटर जब बनेगा तो उसका लाभ भी एक तरह से बड़े पैमाने में हमको मिल रहा। आईटी में भी, निजी सेक्टर में भी बड़ी बड़ी कंपनियां हमसे जुड़ना चाहती है। तो आईटी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोटिव हो, सब सेक्टर में लोग आते हैं।
प्रयास यही है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे राज्य के अंदर की जो संभावना उसको लेकर के बाकी देश में और देश के बाहर जाकर के भी बात कर रहे हैं। जब हम ग्लोबली बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो जैसे उदाहरण के लिए हमारा जिस क्षेत्र में अच्छी दखल है उन सारी बातों के साथ बड़े पैमाने पे युवा शक्ति भी हमारे साथ है, आबादी भी हमारे साथ है। और ये कई सारे ऐसे आप कभी कल्पना करो, जर्मनी उसकी आबादी कितनी है, जापान की आबादी कितनी है, लेकिन इकोनॉमी में कितना बड़ा बना है। जो उनके साथ प्लस है उसको प्लस को सीख लें और जो हमारा सरप्लस है उससे हम उससे जोड़ करके कैसे एक दूसरे के पूरक बन पाए, इसी को लेकर इलेक्ट्रिक का एक बड़ा संयंत्र लग रहा है। तो ऐसे कई कारण से जो भारत सरकार के दायरे में आ सकता है, समान रूप से हम सब पे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।